कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र में लेंगे सतह रसायन के अंतर्गत कोलाइडी विलयन, जिसको हम कोलाइडी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले थॉमस ग्राहम ने 1861 में विभिन्न प्रकार के विलयनों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उस विलयनों को दो वर्गों में विभाजित किया। पहला जो है ये है आपका क्रिस्टलाइट, और क्रिस्टलाइट के अंतर्गत अम्ल, क्षार, लवण, नमक का घोल, शक्कर का घोल, यूरिया का घोल, ये सभी क्रिस्टलाइट होते हैं, क्रिस्टलाव होते हैं। तथा दूसरा उन्होंने बांटा कोलाइडी अवस्था या कोलाइड, जिसके अंतर्गत गोंद है, स्टार्च है, जेलेटिन है, एल्बुमिन है, ये सभी जो है उन्होंने इस प्रकार के विलयन को दो वर्गों में बांट दिया, क्रिस्टलाव और कोलाइडी। लेकिन बाद में और अनुसंधान में पता चला कि पदार्थ के गुण पर विलयन की प्रकृति निर्भर नहीं करती, बल्कि वही पदार्थ दूसरे विलायक के साथ कोलाइडी विलयन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए जो नमक है, जल के साथ विलय करने पर क्रिस्टलाव होता है, उसका व्यवहार क्रिस्टलाव के भांति होता है जैसे ऊपर में बताया गया है। लेकिन उसी को, नमक को यदि हम बेंजीन में घोलें तो बेंजीन में घोलने पर वो आपका कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब ये हुआ कि नमक का जो व्यवहार है अलग अलग विलयनों में उसका व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। इसी प्रकार जैसे साबुन का घोल जो होता है कोलाइडी विलयन या कोलाइडी अवस्था होता है, लेकिन उसी साबुन को जल में न घोलकर यदि हम एथिल अल्कोहल में घोलते हैं तो उसका जो व्यवहार होता है वह आपका क्रिस्टलाव के समान हो जाता है। जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो क्रिस्टलाव की भांति व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो थॉमस ग्राहम ने जो 1861 में जो परिभाषा दिया, उस परिभाषाओं में सुधार किया गया और आधुनिक परिभाषा में बताया गया कि आधुनिक अवधारणा किसी तंत्र की वह अवस्था जो द्रव्य के कण पर निर्भर करता है। देखिए पहले जो है उसके व्यवहार पर निर्भर करता था, अब वो उसके परिभाषा में बदलकर उसमें नाम दिया गया कण पर निर्भर करता है। और इस प्रकार के कणों के आधार पर विलयनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है कोलाइडी विलयन, दूसरा है वास्तविक विलयन और तीसरा होता है निलंबन। और इस प्रकार से ये जो विलयन है उस विलयन को 3 वर्गों में बांट दिया गया और उसमें मुख्य उद्देश्य था उसके कणों का आकार। अब हम देखते हैं कणों का आकार क्या होता है। कोलाइडी विलयन में जो कण के आकार होते हैं 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच यदि होता है, यदि कोई कण का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है तो उसको हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। अब देखिए नैनोमीटर क्या होता है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁹ नैनोमीटर बराबर होता है 1 मीटर, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर। जैसे माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सबसे छोटी इकाई होती है। और इस प्रकार से ये आपका कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण है। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में कण का जो आकार होते हैं
1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तीसरा जो वर्गों बांटा गया है वो है निलंबन। निलंबन जो है इसमें कण के आकार बहुत बड़े होते हैं और इसमें कणों का आकार जो होता है 1000 नैनोमीटर से भी अधिक होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वर्गीकरण है 3 वर्गों में बांट दिया गया, कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन। तो इस प्रकार से जो उसमें समस्या आई थी कि कोई पदार्थ जो है अलग अलग विलायक के साथ अलग अलग कोई क्रिस्टलाभ होता है, कोई कोलाइड होता है, ये जो अवधारणा है वो दूर हो गया। अब इसके बाद इसके और अन्य गुण क्या हैं? तो कोलाइडी जो विलयन है, पहला जो है कण के आकार पर, दूसरा है फिल्ट्रेशन या छन्ना। कोलाइडी विलयन जो होता है उसको हम साधारण फिल्टर पेपर में तो छान सकते हैं, लेकिन पर्चमेंट पेपर में ये आपका छाना नहीं जा सकता, मतलब पर्चमेंट पेपर में कोलाइडी विलयन पार नहीं कर पाते। जबकि वास्तविक विलयन जो होते हैं वो पर्चमेंट पेपर पर भी, या जिसको हम जानतू झिल्ली भी कह सकते हैं, उसको भी और साधारण फिल्टर पेपर दोनों को पार कर जाता है। तीसरा जो होता है निलंबन। निलंबन में क्या होता है, ना तो वो सामान्य फिल्टर पेपर पर और ना ही जानतू झिल्ली पर ये पार पाते हैं, क्योंकि इसका कण का आकार सबसे अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है नीचे बैठना। जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो कोलाइडी विलयन जो है हम यदि कोलाइडी विलयन को कोई कोलाइडी विलयन बनाकर रखते हैं तो वो आपका महीने 2 महीने 3 महीने बाद धीरे धीरे नीचे बढ़ जाता है। मतलब नीचे बैठने की जो गुण होता है वो उसमें बहुत ही कम होता है। वास्तविक विलयन में नीचे बैठता नहीं है। जैसे मान लिया आपका नमक या शक्कर या यूरो को घोल दें जल में और हम देखें तो उसके जो कण है, विलय पदार्थ हैं, वो नीचे कभी नहीं बैठते। तीसरा होता है निलंबन। निलंबन जैसे मान लिया आपका पानी में यदि हम मान लेते हैं घोल देते हैं, मिट्टी घोल दें या घोल दें, चूना घोल दें, तो घोल देने के बाद यदि हम उसको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या 2 दिन रखते हैं तो उसके मिट्टी का जो चूना है वो नीचे आपका बढ़ जाता है, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है विलय कणों का, और ये नीचे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये नीचे बैठने के गुण सबसे अधिक होता है, इसमें कम, इसमें नहीं होता है। उसके बाद विसरण। विसरण का मतलब होता है फैलना। ये वास्तविक विलयन विसरित होते हैं, ये आपका कोलाइडी विलयन विसरण बहुत कम होता है और इसमें विसरण नहीं के बराबर होते हैं। तो उसमें के बाद दृश्यता। दृश्यता मतलब देखने की क्षमता। कोलाइडी विलयन को हम सूक्ष्मदर्शी से उसके कण के आकार को देख सकते हैं, और वास्तविक विलयन को हम नहीं देख सकते, कोई भी सूक्ष्मदर्शी उससे नहीं देख सकते कि विलय कण और विलायक के कण कहाँ कहाँ पर है, उसको हम नहीं देख सकते। और निलंबन जो होता है इसको हम तो खाली आँखों से भी देख सकते हैं। और इस प्रकार से ये होता है विलयनों के आधार पर 3 वर्गों में इसका वर्गीकरण। अब हम हमारा मुख्य जो टॉपिक्स है ये है कोलाइडी विलयन के बारे में। अब जो है कोलाइडी विलयन जो है हम जानते हैं उसमें कोलाइडी विलयन में 2 फेस या 2 प्रावस्था होती है। 2 प्रावस्था मतलब विलय और विलायक के कणों का आकार भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण इसको हम 2 प्रावस्था मानते हैं। तो 2 प्रावस्था में एक होता है परिक्षेपण माध्यम या परीक्षक प्रावस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन को हम 2 तंत्र इसमें होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। जैसे मान लीजिए कि जल में यदि हम जल में सामान्य रूप से सोना चांदी तो घुलता नहीं है, लेकिन हम इसको विशेष विधि द्वारा यदि हम सोना चांदी को घोलें तो उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो पानी में बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर जो पानी जो होगा वह होगा माध्यम होगा, और उस माध्यम को बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। और जो सोने के जो कण होते हैं या सल्फर के जो कण होते हैं वो होते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। तो माध्यम का मतलब होता है जिसके अंदर वो समाहित है, वो आपका होता है प्रावस्था, और जिसके
माध्यम समाहित है वो होता है परिक्षेपण माध्यम। तो इस प्रकार से जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो दो फेस होते हैं। अब कोलाइडी विलयनों के गुण के आधार पर उसको हम 5 समूहों या 5 वर्गों में बांट दिए हैं। तो पहला जो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। देखिए, जो हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इनके भौतिक गुण जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, उसके आधार पर इसको 8 वर्गों में बांटा गया है। और ये जो 8 वर्ग है यहाँ पर दिखाया गया है। पहला जो है ठोस, जिसको हम बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, परिक्षेपण माध्यम ठोस है। जैसे हम विलयन के रूप में लेते हैं तो एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। तो विलायक को हम कंपेयर करें मतलब परिक्षेपण माध्यम से, और विलेय को कंपेयर करें परिक्षिप्त प्रावस्था से। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं विलयन के रूप में कोलाइडी विलयन को या कोलाइडी अवस्था को। तो यहाँ पर जो पहला है ठोस कोलाइडी विलयन या ठोस को हम बोलते हैं, उसको तंत्र का नाम देते हैं ठोस साल। तो ठोस साल जो होता है जिसके अंतर्गत आता है रंगीन कांच या रूबी, कापर, ये अनेक प्रकार से जो मणि होते हैं, रंगीन कांच होते हैं, मणि होते हैं, ये सभी जो है इसमें आपके आते हैं ठोस साल के अंतर्गत। दूसरा हम लेते हैं ठोस द्रव साल। ठोस द्रव साल का मतलब यहाँ पर ठोस जो है ये आपका ये कह सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था है, और माध्यम है द्रव यानी कि जल में मान लिया आपका सोना, चांदी, कॉपर या सल्फर को यदि हम क्या करते हैं विशेष विधि के द्वारा यदि हम उसके साथ कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो उस प्रकार के हम तंत्र को नाम देते हैं सॉल, सिर्फ सॉल कहेंगे। जैसे मान लिया आपका है सोना है, चांदी है, सल्फर है, ये इस प्रकार के जो है साल इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रकार का होता है ठोस गैस, जिसको हम बोलते हैं एरोसाल ठोस। देखिए एरोसाल 2 प्रकार का होता है, एक ठोस होता है और एक होता है द्रव होता है। तो यहाँ पर मान लिया आपका जो गैस में माध्यम गैस है उसमें ठोस के छोटे कण गैस में घुले हुए हैं। जैसे मान लिया आपका ये आता है धुआं या धूल जो होता है, हम देखते हैं हवा में छोटे कण होते हैं या चिमनी से निकलने वाले जो धुआं होते हैं उससे कार्बन के छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हवा या गैसों में घुले होते हैं। तो यहाँ पर जो माध्यम होता है वो हवा या गैस होता है, और जो प्रावस्था है वो होता है आपके ठोस कार्बन के छोटे कण। इसके बाद आता है द्रव ठोस यानी कि ठोस माध्यम है और द्रव जो है ये वितरित होता है, जिसको हम नाम देते हैं जेल। तो जेली होता है जो कई प्रकार बाजार में मिलता है, या जो दही होता है, या हम ये कह सकते हैं जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उससे मधुमक्खी के छत्ते जो बाहर वाला भाग जो है ठोस होता है और भीतर में मधु के जो लिक्विड होते हैं, रस होते हैं, उससे भरे होते हैं। तो ऐसा हम समझ सकते हैं जिसमें माध्यम ठोस है और जो उसकी प्रावस्था है वो द्रव होता है, उसको हम बोलते हैं जेल। उसके बाद आता है 5वां प्रकार का होता है द्रव, और उसको द्रव तंत्र को हम बोलते हैं पायस। तो पायस में जैसे खासकर हम लेते हैं दूध या बाल में लगाने वाली जो क्रीम आती है, तो दूध में क्या होता है, देखिए दूध में हम देखते हैं पानी भी होता है, बहुत ज़्यादा पानी रहता है उसमें। दूध को गर्म करते हैं, पानी वहाँ से बनकर निकल जाता है और उसमें जो घी होता है वो बच जाता है। तो घी जो होता है वो आपको पानी में वितरित रहते हैं। तो माध्यम यहाँ पर पानी है और वितरित प्रावस्था जो है वो आपका द्रव के रूप में वो भी है, और वो क्या है, घी होता है। तो इस प्रकार से ये जो पायस होता है ये 5वां तंत्र होता है। 6वां जो है हम ले सकते हैं 6वां द्रव गैस। देखिए द्रव गैस में होता है जिसको हम बोलते हैं एरोसाल के अंतर्गत आता है। तो एरोसाल ये आपका होता है द्रव। तो यहाँ पर जो गैस होते हैं उसमें गैस के माध्यम से द्रव की छोटी बूंदें होती है। जैसे जो कोहरा होता है
या बादल होते हैं। बादल हम जानते हैं कि आपका गैसों में जल की छोटी छोटी बूंदें तैरती रहती हैं। क्या ये कह सकते हैं कि मतलब जो गैस माध्यम है उसमें द्रव की छोटी छोटी बूंदें हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं। और दूसरा होता है बादल। तो ये जो तंत्र होता है ये कहलाता है द्रव गैस तंत्र। 6वां नंबर का है। 7वां नंबर में आता है, ये लिख सकते हैं गैस और ठोस। गैस और ठोस, देखिए गैस जो है प्रावस्था है और ठोस जो है माध्यम है। जैसे झावा पत्थर या कई प्रकार के जो पत्थर होते हैं, तो हम कैसे जानेंगे उसमें गैस घुला हुआ है? तो यदि हम झावा पत्थर जो होता है या मुल्तानी मिट्टी होता है वो भी होता है, तो उस झावा पत्थर या मुल्तानी मिट्टी को यदि हम मान लीजिए पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर उसमें बुलबुला, बहुत ज़्यादा बुलबुला निकलता है। तो ये जो बुलबुला होता है, यह बुलबुला मतलब उसमें घुले हुए गैस के कारण होता है। उसमें जो गैस घुला रहता है पानी डुबाने पर वो गैस जो है पानी के अंदर से बाहर आ जाता है और वो बुलबुला के रूप में भी दिखाई देता है। तो वहाँ पर जो ले सकते हैं ये आपका गैस ठोस। 8वां प्रकार का होता है गैस द्रव। गैस द्रव कोलाइड। तो गैस द्रव कोलाइड, इसको हम बोलते हैं फोम झाग। देखिए यहाँ पर गैस और द्रव, ये आपका फोम झाग या साबुन का एग्जाम्पल आता है, साबुन का झाग। तो साबुन का जो झाग होता है उसमें देखेंगे कि जो जल होता है, साबुन का झाग होता है, तो झाग में जो बुलबुला रहता है उसके भीतर में क्या होता है, हवा रहता है, जो वितरित रहता है हवा जो है। और उस प्रकार से ये कहलाता है गैस द्रव कोलाइड विलयन। और इसको हम नाम देते हैं, तंत्र का नाम देते हैं फोम या झाग के नाम से देते हैं। और उदाहरण में हम लेते हैं साबुन का झाग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कोलाइड विलयन को परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर मतलब 8 वर्गों में बांटा गया है। अब आता है दूसरा नंबर पर परिक्षेपण माध्यम प्रकृति के आधार पर 4 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे मान लिया आपका जो अलग अलग विलायक होते हैं, जैसे मान लिया आपका जल है, बेंजीन है, अल्कोहल है, हवा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए जो माध्यम है, जो परिक्षेपण माध्यम है उसकी प्रकृति के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। यदि मान लिया आपका हाइड्रोसाल, उसे कहते हैं जब कोई भी जो ठोस को जल में घोला जाता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोसाल। यदि वही ठोस को यदि हम बेंजीन में घोला जाता है तो उसको हम कहते हैं बेंजोसाल। यदि कोई ठोस को अल्कोहल में घोल देते हैं तो उसको बोलते हैं एल्कोसाल। और यदि उसी ठोस को हवा में घोल दें तो ये कहलाता है एरोसाल। तो इस प्रकार से जो है परिक्षेपण माध्यम के आधार पर जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसको 4 वर्गों में बांट दिया गया है। इसके बाद आता है तीसरा है प्रावस्था के अंतःक्रिया के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है द्रव स्नेही क्लोराइड और दूसरा होता है द्रव विरोधी क्लोराइड। तो द्रव स्नेही क्लोराइड क्या है? द्रव स्नेही क्लोराइड वे होते हैं जो परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में एक प्रबल आकर्षण होता है और उस प्रबल आकर्षण के कारण वो आपका जैसे हम दोनों पदार्थों को मिलाते हैं तुरंत रिएक्ट करता है और कोलाइडी सॉल्यूशन बना लेता है। जैसे हम व्यवहार में देखते हैं जो डेटॉल होता है वो ब्राउन कलर का होता है और यदि हम पानी लें और उसमें हम डेटॉल डाल दें तो जैसे ही हम डेटॉल डालते हैं तो तुरंत डालते ही दूधिया कलर आ जाता है। तो जो दूधिया कलर जो प्राप्त होता है उस अवस्था को हम बोलते हैं कोलाइडी अवस्था। तो यहाँ पर जो डेटॉल है और जल है उसके बीच में एक प्रबल आकर्षण बल होता है और प्रबल आकर्षण बल के कारण ये आसानी से तुरंत ही क्रिया कर लेते हैं और ये होते हैं अधिकतर द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। और द्रव स्नेही जो कोलाइड होते हैं उसका स्थायित्व अधिक होता है और ये जो क्रिया होता है ये उत्क्रमणी होता है।
उत्क्रमणीय क्रिया होता है। उत्क्रमणीय क्रिया का मतलब जैसे हम उसको यदि हम धूप में रख दें तो पानी जो है वाष्प बनकर निकल जाएगा और डेटॉल आपका बच जाएगा। तो इस प्रकार से फिर पानी आएगा, फिर क्रिया कर लेगा, तो ये क्रिया उत्क्रमणीय होता है। तो इस प्रकार से जो है द्रव स्नेही कोलाइड होता है। दूसरा भाग होता है द्रव विरोधी कोलाइड। अब विरोधी शब्द से पता चल रहा है कि आपका जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के बीच में एक आपका आकर्षण बल नहीं होता या दुर्बल आकर्षण बल होता है, ये कह सकते हैं। और इस कारण से ये आसानी से जो है कोलाइडी सॉल्यूशन नहीं बना पाते। और कोलाइडी सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें इसमें एक विशेष प्रकार का रासायनिक अभिक्रियाएं करवाने की आवश्यकता होती है। तो जैसे मान लिया आपका जल है और जल पर यदि हम मान लेते हैं तेल डाल देते हैं तो जल और तेल आपस में नहीं मिलते। यदि हम उसको मिलाना है तो उसमें एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं पायसीकारक पदार्थ। मतलब जल और तेल का जो कोलाइडी विलयन है उसको बोलते हैं पायस। और जो आगे हम देखेंगे साबुन के द्वारा कपड़े का साफ करना या जिसको बोलते हैं प्रक्षालन क्रिया, उस क्रिया में हम आगे उसको हम देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो द्रव विरोधी कोलाइड, इसके बाद चौथा प्रकार के जो वर्गीकरण है ये है आवेश के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है धनावेशित साल और दूसरा होता है ऋणावेशित साल। कोलाइडी विलयन को आवेश के आधार पर दो वर्गों बांटा गया है और इसको हम जानते हैं विद्युत कण संचलन के माध्यम से। कि विद्युत कण संचलन में क्या होता है, यो आकार की नली होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड लगा देते हैं और उसमें कोलाइडी सॉल्यूशन भर देते हैं। और भरने के बाद विद्युत धारा जैसे प्रवाहित करते हैं तो उसके जो विद्युत कण उसमें जो कोलाइडी विलयन होते हैं एक निश्चित इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लिया आपका कैथोड की ओर यदि वो जो बह रहा है या एनोड की ओर बह रहा है तो उसके आधार पर हम उस कोलाइडी विलयन का धनावेशित या ऋणावेशित कोलाइड है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं या जान सकते हैं। तो इसके आधार पर दो वर्गों बांटा गया है। जो धन आवेशित कोलाइड जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड के हैं या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो कोलाइड होते हैं वो आपके कहलाते हैं धन आवेशित कोलाइड। इसी प्रकार से ऋण आवेशित जो कोलाइड होते हैं आर्सेनिक सल्फाइड, जो ऋण आवेशित कोलाइड होते हैं आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइड होते हैं, या सिल्वर या चांदी जिसको सेम है सिल्वर या सोना, चांदी और सोना को जो कोलाइड है या जो सल्फर का कोलाइड है आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड है, ये तीनों जो कोलाइड है ये कहलाते हैं ऋणात्मक कोलाइड क्योंकि ये धन प्लेट की ओर मुड़ेंगे। अब इसके बाद जो पांचवा आएगा आणविक आधार पर, तो अणु के आधार पर जो कोलाइड विलयन को तीन वर्गों में बांटा गया है। तो तीन वर्गों में तो पहला जो होता है ये बृहद आणविक कोलाइड। पहला जो है बहुआण्विक कोलाइड। तो बहुआण्विक कोलाइड में होता क्या है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स के हजारों संख्या में जब एक साथ मिल जाते हैं तो कोलाइड विलयन बनाते हैं। और इसके अंतर्गत आता है जैसे आपका है चांदी का कोलाइड है, सल्फर का कोलाइड है। ये कोलाइड विलयन जो है ये बहुआण्विक कोलाइड के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो होता है बृहद आणविक कोलाइड। तो बृहद आणविक कोलाइड में क्या होता है, इसमें जो अणु होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बड़ा होता है, जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, या प्रोटीन है, या रबर है। इसके बहुत बृहद संरचना होती है और इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रकार का जो कोलाइड है वो संगुणित कोलाइड है। और संगुणित कोलाइड में क्या होता है, इसके जो कण होते हैं, जो प्रावस्था होते हैं, परिचित प्रावस्था होते हैं, उसके जो कण होते हैं वो अधिक से अधिक संख्या में जब एक साथ मिल जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं तो वो कोलाइडी विलयन बनाते हैं। जैसे मान लिया आपका साबुन के द्वारा कपड़ा साफ करना और इस क्रिया को हम बोलते हैं मिसेल। तो मिसेल या संगुणित कोलाइड के नाम से जाना जाता है और जिसके उदाहरण हम लेते हैं साबुनीकरण या प्रक्षालन क्रिया। तो इस प्रकार से आपने देखा
कि जो कोलाइड विलयन होते हैं उसका वर्गीकरण को हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं मिशेल की कार्यविधि को समझें। तो जो मिशेल होता है, ये हम ये देखते हैं कि जो साबुन होता है, साबुन की जो क्रियाविधि होती है, तो ये कह सकते हैं कि पानी में जब साबुन को घोला जाता है, तो साबुन को घोला जाता है तो ये देखा गया है यदि साबुन की मात्रा पानी की तुलना में यदि अत्यंत कम है, अत्यंत तनु है, तो अत्यंत तनु है तो इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं जब साबुन में जल का सांद्रण, जब साबुन में जल का सांद्रण ये है 10 के घात -3, जब साबुन में जल का सांद्रण 10 के घात -3 मोलर या मोल है, जिसको हम बोल सकते हैं मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, तो इसका मतलब ये हुआ इसका इतना मोल 1 लीटर में विलय है, साबुन के इतना मोल 1 लीटर में विलय है, तो हम उसको कहेंगे अत्यंत तनु विलयन है। तो उस कंडीशन पर जो विलयन है वो एक क्रिस्टलाप की भांति व्यवहार करते हैं। एक बार फिर से देखिए, जब साबुन का सांद्रण जल में 10 घात -3 मोल प्रति लीटर साबुन घुले हुए हैं, तो वो उसका या उससे कम घुले हुए हैं तो उसका जो व्यवहार होता है वह एक क्रिस्टलाप की भांति होता है। लेकिन जब साबुन की सांद्रता बढ़ती है, इससे बढ़ती है, तो इससे बढ़ती है तो उस कंडीशन पर वो उसके जो अणु होते हैं बहुत ज़्यादा संगुणित हो जाते हैं और एक साथ आ जाते हैं, और उसके जो है हजारों संख्या में जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसका आकार जो वास्तविक विलयन से बढ़कर मतलब कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आ जाते हैं, और इसे हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन यहाँ पर और भी बताया गया है, जिसको हम संगुणित कोलाइड कहते हैं। तो संगुणित कोलाइड में जब साबुन जल का सांद्रण इतना से कम होता है, जैसे इतना से कम है 10 घात -3 से कम है, तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन जब इससे ज़्यादा है तो वह एक कोलाइड या अवस्था या कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार की जो अवस्था है, जब उसका सांद्रण अधिक हो जाता है तो मिशेल बनता है, और मिशेल बनने के लिए यहाँ पर लिखे हैं CMC, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। तो जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं क्रांतिक मिशेल सांद्रण क्या है। जैसे ये पूछा जाता है, ये 2 नंबर का आता है, तो ये आपका आता है CMC क्या होता है। तो ये बोल सकते हैं जब 10 घात -3 मोल प्रति लीटर जल में जो साबुन घुले हुए हैं उससे सांद्रण कम है, तो वो वास्तविक विलयन की भांति व्यवहार करेंगे। जब उसका सांद्रण उससे अधिक हो जाता है तो उस अवस्था को हम बोलते हैं CMC या क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, और उस कंडीशन पर वह एक मिशेल बन जाता है। उस क्रिया को हम मिशेल या एक कोलाइडी अवस्था के रूप होता है, उस रूप में प्राप्त होता है। अब तो ये जो है अब हम देखते हैं साबुन की कार्यविधि, या जिसको हम बोलते हैं प्रक्षालन कार्यविधि। देखिए, अब जैसे हम कपड़ा पहने रहते हैं तो वो जो है कुछ समय बाद जो है मैला हो जाता है, और उसका कारण होता है कि जो साबुन जो है, जैसे मान लिया आपका एक साबुन लेते हैं सोडियम सिट्रेट, तो सोडियम सिट्रेट जैसा सूत्र है यहाँ लिख देता हूँ C17H35COONA, ये आपका सोडियम सिट्रेट का सूत्र है। तो सोडियम सिट्रेट जो है ये एल्किल ग्रुप होता है, C17H35COONA। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप में ये CO माइनस है और ये Na जो होता है ये प्लस होता है। तो जो एल्केन जो ग्रुप है, जिसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2, इस प्रकार से ये 17 बार।
तो 17 बार ना लिखकर हम उसको संकेत के रूप में इस प्रकार से देते हैं, ये हो गया, और इस प्रकार से लिख देते हैं ये। तो यहाँ पर ये जो छोटा जो गोला है वो दर्शाता है Na, और ये जो बड़ा गोला है वो दर्शाता है COO-, और ये दर्शाता है मतलब Alkyl, जिसको हम RCOO-Na के नाम से भी जानते हैं। सोडियम का कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण, इसको हम कहेंगे, और ये होता है साबुन। साबुन का सूत्र है साबुन। तो हम जानते हैं जो एल्किल ग्रुप होता है, देखिए इसमें दो ग्रुप हो गया, एक एल्किल जिसको हम पूछ बोलते हैं, ये पूछ हो गया, ये पूछ है, और ये सिर है, ये जैसे सिर दिख रहा है ये पूछ है। तो ये जो पूछ वाले भाग हैं या एल्किल ग्रुप है, ये बंध बनाता है तेल के साथ, ये हो गया तेल या ग्रीस या मैदा, इनके साथ ये बंध बना लेता है। और ये जो होता है, जो हेड वाला भाग है COO- वाला भाग, ये जल के साथ बंध बना लेता है। या इसको ठीक, जल। तो ये जो साबुन क्रिया में क्या होता है, जो साबुन होता है, साबुन का जो आयन होता है, वह एक तेल और जल के बीच में एक चैन का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है। और इस प्रकार से जो मैले कपड़े में से जो है हमारा जो कपड़े में से जो मैल होता है, वो तेल जो या ग्रीस या जो मैला होता है वो जल के साथ बहकर निकल जाता है। और इस प्रकार से ये जो क्रिया है साबुनीकरण या साबुन का प्रक्षालन या मिसेल की क्रिया विधि के अंतर्गत हम पढ़ते हैं या ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसेल की क्रिया विधि को समझाइए। तो मिसेल का क्रिया विधि वही बताना है, यदि किसी साबुन की सांद्रता जल में 10⁻³ मोल प्रति लीटर से कम है तो वह वास्तविक विलयन की भांति व्यवहार करेगा या प्रबल विद्युत अपघटित भांति व्यवहार करेगा। लेकिन इसकी सांद्रता उससे अधिक हो जाती है तो उसके अणुओं का, हजारों अणुओं का संगुणन हो जाता है और वह एक कोलाइडी सॉल्यूशन बनाता है, और इस कोलाइडी सॉल्यूशन को हम मिसेल कहते हैं। और ये मिसेल जो है कपड़े को साफ करने की, साबुन की जो प्रक्रिया है उसमें इसका उपयोग होता है। तो जिस प्रकार से ये आपका सूत्र होता है उसी प्रकार से डिटर्जेंट का, तो डिटर्जेंट जैसे हम लेते हैं सोडियम लारेल सल्फेट, इसका सूत्र होता है CH3 CH2 11 SO3O Na। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट या अपमार्जक या डिटर्जेंट। तो कपड़ा धोने के लिए दो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या तो डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, अपमार्जक का, या फिर साबुन का इस्तेमाल करते हैं। और इन दोनों चीज़ों से कपड़ा जो है भली भांति साफ हो जाता है। धन्यवाद।